पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम और कांग्रेस विधायक के बीच हुए विवाद पर बोले, विधानसभा के मामले की जांच जुडिशली जांच नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस पर दोबारा विचार होगा। जेजेपी को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उठाए सवाल पर कहा, गठबंधन तो सिर्फ सरकार चलाने के लिए था, लेकिन चुनावी गठबंधन कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी से उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। क्या संदेश देते हैं? वैसे तो मैंने पहले बोल दिया इसके बारे में। ये जो चुनाव परिणाम है, इसको मैं यूपी के चुनाव परिणाम से जोड़ता हूँ। जो यूपी का विधानसभा का इलेक्शन था, उसमें विपक्ष जो जोड़ करता था वो जातियों के आधार पे कि हमारी यादव वोट मिलेंगी, मुस्लिम वोट मिलेंगी, जाट वोट मिलेंगी, वो उसका गणित था। वो स्पष्ट ये था कि बहुमत जातीय आधार पे वो अपनी तरफ गिरते थे। लेकिन जो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई है लाभार्थी की, ये इस देश के प्रजातंत्र में एक नई जाति है, एक नया है, जिसमें जैसे यूपी के अंदर 80 लाख घरों को राशन की बात हुई, वो हुआ तो था कोरोना के टाइम में, लेकिन उसको कंटिन्यू होता रहा। वो कोरोना भी 2 साल चला है। यही कुछ रिफ्लेक्शन जो चुनाव हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात ये है कि मध्य प्रदेश में एक नई और कॉन्स्टिट्यूंसी पैदा हुई, वो है महिलाओं की। और महिलाओं को भी, मतलब मैं ये कहूँ कि उनको जो लाभार्थी की श्रेणी है और जो राशन पाने वालों की श्रेणी है, ये 2 अलग अलग नजर आती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में हुआ है। और उसका स्पष्ट अगर आपको रूप देखना है तो वो मध्य प्रदेश है। तो हरियाणा में इसका क्या असर है? हरियाणा का भी बता दो, जो आपने वहाँ जो आकलन किया, हरियाणा में इस तरह का आकलन। हरियाणा के क्या समीकरण रहने वाले हैं 2024 में? हरियाणा का समीकरण आप मेरा हो जाएगा। हरियाणा का जो समीकरण है उसका भी बाय एंड लार्ज आधार यही है। और लेकिन हरियाणा में गरीबी की परिभाषा हो सकता है दूसरे राज्यों से थोड़ा सा अलग हो। और उसका मेरा अनुभव ये है कि जब मैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर था तो वहाँ मुझे अफसर बताते थे कि हरियाणा, पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ मनरेगा का पैसा पूरा खर्च नहीं होता। और उसका कारण ये बताते थे कि जो पगार जो तय की जाती है उस पर कोई तैयार नहीं होता। वो कहते हैं हमारे को बाहर 500 रुपये मिलता है, अब 273 रुपये में क्यों आए। तो ये सबसे बड़ा एक मापदंड है जो इस देश के 2 राज्यों को दूसरे राज्यों से अलग करता है। बाकी ये ज़रूर है कि ये एक दौर है और इस दौर में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको समाज को, जिनको ज़रूरत थी, वो एक एक करके आ रही है। कुछ तो धुंधली है, उस पे आप अभी ये नहीं कह सकते कि किसको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो मैंने जैसे बताया कि राशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कास्ट पॉलिटिक्स को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये अल्टीमेटली इसका प्रभाव बीजेपी के लिए उपयुक्त है। सर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है सर। इस समय जींद और उचाड़ा में जो यौन शोषण प्रिंसिपल द्वारा किया गया, वो मामला इस समय काफी तूल पकड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल किया था सदन में, लेकिन उस पर डिप्टी सीएम ने जवाब ये दिया था कि 2005 और 2011 पहले
पहले दिन ये किया था 2005 और 2011 में, उसी प्रिंसिपल ने इसी तरह की क्रूरता की थी। अब बयान पलट दिया गया, उन्होंने कहा कि 2005 में वो प्राइवेट स्कूल में थे, 2012 में गीता बुक्कल के आवास पर ये हुआ। 2012 में उनके जज्जर आवास पर हुआ। तो सर इस पूरे मामले में अब कांग्रेस प्रिविलेज मोशन लेकर के आई है, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले को लेकर, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, इसको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले उस मोशन का तो जैसा होता है और जगह जो भी सत्ताधारी दल है वो वोट के आधार पे किसी मोशन को आगे नहीं बढ़ने देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी बात ये उभर के आई है कि जो जुडिशियल इंक्वायरी थी कि सिटिंग हाई कोर्ट के जैसे ये कहीं देश में प्रथा नहीं है और इसकी शुरुआत भी नहीं हो सकती। अगर शुरुआत हो गई तो फिर जो एकाधिकार असेंबली का या पार्लियामेंट का है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और मुझे नहीं लगता कि जो सरकार इस बात पे आगे इस बात के लिए बढ़ेगी। मुझे लगता है कि आज विधानसभा के सत्र में इस पे क्लैरिटी हो जाएगी और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जो वहाँ बोलता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, दूसरी तरफ ऐसे इशू को आप सिटिंग जज से कराओगे तो फिर तो जुडिशरी का जो दायरा है वो विधायी कार्यों में, उसकी रचना में ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। सर आप गठबंधन को लेकर बार बार सवाल उठा चुके हैं। अब 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, तो अब बीजेपी को हरियाणा में देरी करनी नहीं चाहिए। गठबंधन को लेकर आपने कहा कि तोड़ देना चाहिए, बैसाखी की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या लगता है सर? अब मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ कि जितना लंबा चलाएंगे उतना नुकसान है बीजेपी को। जल्दी इनसे छुट्टी पालेंगे तो फायदा है। और दूसरी बात ये भी है कि ये गठबंधन चुनावी गठबंधन नहीं है, ये राज चलाने के लिए था, क्योंकि हमारे को बहुमत स्पष्ट नहीं था और इसलिए एक दल की मदद ली गई ताकि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट हरियाणा को 5 साल दें। अब मेरे आकलन में मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव इसके साथ ही हो जाए, लोकसभा के, तो इसकी अब देख लो उम्र कितनी बची। मैं ये नहीं कहता कि गठबंधन को अभी खत्म, चुनावी गठबंधन नहीं रहना चाहिए और लोकसभा के इलेक्शन से पहले ही ये मुझे लगता है कि नहीं रहेगा और इसका नुकसान हो रहा है पार्टी को। लाभ की तो बात छोड़ो, क्योंकि जिस वोट को ये लेके आए थे वो वोट तो इनको ही नहीं मिल रही, बीजेपी को क्या मदद करेंगे। तो आला कमान से बात हुई आपकी इस बात को लेकर कि गठबंधन से पार्टी को नुकसान हो रहा है? देखिए आला कमान भी इस बात को उनके जहन में है, उनके नोटिस में है और जैसी प्रथा है, अब आप मुझे ये कहवाओगे कि अंतिम निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, बात तो यही है, लेकिन वो इस बात पे मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई न कोई फैसला लेंगे। मोदी साहब, एक उचाना वाला जो मामला है प्रिंसिपल वाला, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि आप जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो आपने भी नोट दिया था उसको उचाना में पोस्टिंग के लिए, ऐसी खबरें सामने आ रही है, ऐसा था? पता नहीं, अब आप निकाल के देख लो तो दिया होगा, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कोई भी आए और एक नहीं, मैं तो मुझे अभी तक याद है कि मेरे कमरे में ज़्यादा भीड़ होती थी और क्योंकि मैं हर आदमी को कोशिश करता था कि उसकी बात सुनूं और ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो आप पूछना चाहते हैं। अरे सर, ये आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं इस समय विधानसभा में, उस मामले को लेकर कितना ठीक मानते हैं आप इसे? जरूरी है, प्रजातंत्र में बोलने का जो अधिकार है उसकी बस भाषा में शुद्धता हो, भाषा खराब ना हो, तो आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराओ, कोई और
तहकीकात कराओ, उसके परिणाम तो जैसे आते हैं सबको पता है, लेकिन जो वहाँ बोलता है उसकी आत्मा को संतुष्टि होती है कि मैंने अपनी बात तो कही, अब होगा क्या वो अलग बात है। तो ये प्रजातंत्र का है। एक हरियाणा सरकार ने भर्तियां कर रही है अधिकरण के माध्यम से 10,000 लोगों को, कामगारों को इजराइल भेजने की तैयारी सरकार कर रही है जो जाना चाहेंगे। विपक्ष कह रहे हैं कि ऐसे देश में क्यों भेज रहे हैं जहां पर पहले युद्ध चल रहा है, आम लोग मर रहे हैं, तो हरियाणा के युवाओं की भर्तियां वहां के लिए क्यों की जाए? नहीं नहीं, ये आप तो ऐसे है जैसे कोई तारीख तय कर दी और आप उस तारीख पे बात कर रहे हो। ये एक सोच है और ये सोच इजराइल तक नहीं है। मैं कहता हूँ कि अफ्रीका के जितने भी देश हैं उनमें से बहुत से ऐसे देश हैं जिनको खेती करने के तरीके जो किसान करता है, और तो और मैं आपको यही अपने देश की बताता हूँ। छत्तीसगढ़ स्टेट बनी, वहाँ हरियाणा के इतने लोग गए हैं, और मैं अभी 4 साल पहले जब मैं मंत्री था तो वहाँ हमारी भिलाई में बहुत बड़ा प्लांट था स्टील का, तो कई बार मेरा जाना हुआ। वो लोग ये कहते थे कि जी हरियाणा के लोगों ने हमारे को खेती करना सिखा दिया, और जो थोड़े से और समझदार थे वो कहते थे हरियाणा ने तो खेती करना सिखाया लेकिन कमर्शियल खेती करना गुजरात वालों ने सिखा दिया, क्योंकि गुजरात का वहाँ जो किसान है वो बड़ा एंटरप्राइजिंग है। तो इसलिए आप इजराइल तो बहुत छोटी कंट्री है, बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं जो वहाँ जाते हैं कि वहाँ खेती का, क्योंकि वहाँ जो रिवर सिस्टम है ना वो भी प्लेटो है, इसलिए कई जगह कांगो वगैरह में पानी रुकता नहीं, लेकिन पानी बहुत है, तो इसलिए बहुत बड़ा स्कोप। सर, विधानसभा और लोकसभा चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को हरियाणा? बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा, और अगर अलग अलग हुए तो उतना फायदा नहीं मिलेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलेगा उनको। कांग्रेस की हार का क्या कारण देखते हैं, जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश? नहीं, मैंने तो बीजेपी की जो जीत का कारण है वो कांग्रेस की वही कांग्रेस का हार का कारण। कमी रहेगी सर? यही तो कमी है। आप देखो, मैं स्टिल ऑन रिकॉर्ड मैं ये बात कहता हूँ कि अशोक गहलोत के जो उसकी जो फ्रीबीज थी वो भी बहुत अट्रैक्टिव थी, लेकिन वो समय अट्रैक्टिव नहीं था। अब चौहान ने जो समय का इस्तेमाल किया वो अशोक गहलोत नहीं कर सका। लेकिन ये हमारे देश में ये बात नई उभर के आई है कि जो लाभार्थी हैं उनको भी एक जाति विशेष समझी जाए चुनाव के लिए। तो सर, उचाना विधानसभा सीट से आपके परिवार में से ही कोई चुनाव लड़ेगा या कोई दूसरा उम्मीदवार हो सकता है, इस पर क्या कहना, आप अपनी व्यक्तिगत क्या राय है? इसमें व्यक्तिगत राय तो मेरी ये है कि वैसे तो कहने के लिए तो यही है कि पार्टी फैसला करती है, बाकी इतना ज़रूर है कि पार्टी का फैसला हमारे हाथ में ही होगा। तो अगर गठबंधन रहा तो सर फिर कैसे होगा? कौन सा? ये जो गठबंधन चल रहा है अभी। गठबंधन रहेगा नहीं, एक बात। दूसरी बात ये भी ऑन रिकॉर्ड में कहता हूँ कि ये जो अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, ये उचाना से चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, पक्का श्योर है? श्योर से भी ज्यादा। तो वो तो यही कहते हैं कि मैं उजाला से ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने बता दिया, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। हम तो पता नहीं है कि नहीं, आप तो अभी यंग हो, आप तो रहोगे। तो इस बार आप भी सर आएंगे चुनावी? ना, मेरे को कोई पार्टी कहे ना कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे तो लड़ सकता हूँ, अदरवाइज तो अब हो गया यार बहुत। 50 साल पॉलिटिकल लाइफ में 14 इलेक्शन लड़ लिए, अपनी बीवी को लड़ा दिया, अपने बेटे को लड़ा दिया ना, ठीक है। सर, आपके एक मित्र थे ना धर्मवीर गाबा, वो लास्ट तक कहते थे कि चुनाव लड़ूंगा मैं, अब इसलिए आपसे पूछ रहे हैं चुनाव धर्मवीर गाबा तो 90+ ही कहते थे, मैं तो अभी थोड़ी उम्र का हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।